अगर आप भी अपनी ज़मीन बेच रहे हो या अपना घर बेच रहे हो, प्लॉट बेच रहे हो, फ्लैट बेच रहे हो, आपकी कोई ज़मीन खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है और आप किसी भी विवाद में, किसी भी झगड़े में, किसी भी तरह के इशू में नहीं पड़ना चाहते, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। आपको ज़मीन बेचते समय, घर बेचते समय, प्लॉट बेचते समय इन बातों को आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपके साथ ज़मीन बेचने के बाद भी, रजिस्ट्री के बाद भी विवाद हो सकता है, आप लफड़े में पड़ सकते हो। तो वो कौन कौन सी बात है जो आपको ज़मीन सेल करते समय, घर सेल करते समय ध्यान रखने योग्य है, ताकि आपके साथ किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी वीडियो को पूरा करूं और वीडियो में आगे बढ़ूं, आप क्या करें, चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर दे, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, वो कौन कौन सी बात है जो आपको अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते समय ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, जब आप कभी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो तो आप उसके एवज में क्या है, रजिस्ट्री से पहले कुछ क्या है, बयाने के नाम से कुछ पैसे ले लेते हो। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, मान लीजिए कोई 5 लाख का प्लॉट है और हम रजिस्ट्री तो बाद में कराएंगे, जो बायर है बाद में रजिस्ट्री कराएंगे, लेकिन पहले हमें कुछ एडवांस टोकन मनी दे देता है, मान ली 2 लाख रुपए दे देते। ये बातें सिर्फ ओरल है, लिखित में इसका कहीं भी आपने कुछ साइन नहीं किया, लेकिन आपने गलती नहीं करनी। आप टोकन मनी के रूम में, एडवांस मनी के रूम में या बयाने के रूम में आप कितने भी पैसे लो, सबसे पहले आपने उसका एग्रीमेंट करना है, रिटिन एग्रीमेंट लिखित में आपने लेना है भाई। ओरल नहीं लेना, मौखिक नहीं लेना कि भाई ये तो मेरा विश्वास का आदमी है, तो मेरा घर का आदमी, ऐसे ही मैं पैसे ले लेता हूं। नहीं, आप लफड़े में पड़ सकते हो, आपके साथ पंगा हो सकता है उस वक्त जब आप रजिस्ट्री कराएंगे। वो बोल देगा कि मैंने तो 2 लाख की जगह 3 लाख रुपए दिए थे आपको, मैंने तो 4 लाख रुपए दी थी। अब आप क्या करोगे जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है? तो आप टोकन मनी के रूम में, एडवांस मनी के रूम में चाहे कितने भी पैसे लो, उसको क्या है, लिखित में लो, उसका एग्रीमेंट करवाओ, लीगल एग्रीमेंट, ताकि आपके साथ बाद में रजिस्ट्री के टाइम कोई क्या है, किसी भी तरह का विवाद ना हो, किसी भी तरह का कोई लफड़ा ना हो। तो आपने टोकन मनी के रूम में, एडवांस मनी के रूम में या बयाने के रूम में अगर मनी लेनी है तो कैश में लेनी है, बिल्कुल रिटिन फॉर्म में उसका लीगल रिटिन एग्रीमेंट आप करवाए, बिल्कुल। ये पहली बात थी। दूसरी बात, जब आप प्रॉपर्टी को बेचते समय पैसे लेते हो, या तो आप क्या करें कि मान लीजिए कल रजिस्ट्री है तो उसका सारा पैसा, एडवांस पैसा आप क्या करें, अपने अकाउंट में ले ले, पहले ही ले ले, वो तो बड़ी अच्छी बात। अगर वो नहीं देता, वो रजिस्ट्री के एवज में क्या करता है, आपको चेक देता है, उसकी डिटेल भले आप रजिस्ट्री में लिखवाए, लेकिन हो सकता है कि चेक बाउंस हो जाए, उसमें पैसे ही ना हो। आपने तो चेक ले लिया, उसमें लिखे भी गया, बाद में जब आप बैंक जाएंगे पता चलेगा कि उसमें तो पैसा ही नहीं, चेक बाउंस हुआ। अब क्या होगा? अब मुकदमा लड़ते रहना, चेक बाउंस का विवाद हुआ नहीं हुआ। तो आपने सबसे बेहतर क्या करना है, रजिस्ट्री के टाइम जो पैसा आप लोगे उसको क्या करना है, उसको आरटीजीएस करा लेना है। इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा करा ले आप, इसके बाद ही रजिस्ट्री करें। लेकिन अगर आप चेक लेते हैं ना बेटा, और चेक में क्या है, बाद में पैसा नहीं होता, फिर चेक बाउंस के विवाद में आप फंस जाएंगे। तो ये भी आपके साथ पंगा हो सकता है कि आपने चेक लिया, पता चला चेक में पैसे ही नहीं है, तो चेक बाउंस हुआ, अब आप फिर एक नए विवाद में फंस गए। तो आपने क्या है, विवाद में नहीं फंसना, आपने आरटीजीएस क्या है, आरटीजीएस अकाउंट से पैसा ले लेना है, या आप कैश दे रहा है तो कैश ले ले, ठीक है, क्योंकि आप तो जमीन बेच रहे हैं। तो कभी भी चेक के भरोसे मत बैठे भाई, चेक बाउंस भी हो सकता है। तो आपने एक तो रिटर्न एग्रीमेंट कराना है टोकन मनी के रूम में, दूसरा आरटीजीएस कराइए, अपना कैश मनी ले अगर आप जमीन बेच रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात, जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होती और जब तक आपके पास पैसा नहीं आता, आपने अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं देना है, कब्जा नहीं देना है। जैसे कि आपने भले उसने आपको सारे पैसे दे दिए और आपकी प्रॉपर्टी बोल रहे भाई 5 लाख रुपए का प्लॉट है, मैं आपको दे रहा हूँ, रजिस्ट्री जब बाद में होगी हो जाएगी, आप क्या है, आप उसको बोल रहे ठीक है लाओ आप मुझे पैसे दो, आपकी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं बेटा, इस बाद में भी विवाद हो सकता है। तो जब तक आपकी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाती,
सेल डीड नहीं बन जाता तब तक आपने क्या करना है, खरीदने वाले को अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं देना है, कब्जा नहीं देना है। क्योंकि ओरल चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, कोई मान्यता नहीं होती। आपके साथ कुछ भी बाद में विवाद हो सकता है, तो विवाद में बचने से पहले और सेल डीड बनने से पहले भाई किसी को भी अपना कब्जा नहीं देना, अपने प्लॉट का, अपने घर का। समझ रहे हो ना? 3 बात मैंने आपको कंफर्म कर दी। अब चौथी बात आती है क्या, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी पे कोई किराएदार रह रहा है आपके घर पे, आपने उससे ही बेच दिया, उसके साथ आपका कुछ एग्रीमेंट रहा होगा और आपने क्या काम किया, उसको ऐसे ही प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब वो किराएदार फिर भी वहीं रह रहा है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। जब आप अपने घर को बेचे, अपनी प्रॉपर्टी के बेचे, अगर उस पर कोई किराएदार रह रहा तो आपने सबसे पहले उस किराएदार से क्या है, अपनी ज़मीन खाली करानी है, अपना घर खाली कराना है। खाली किए हुए मकान की आपने क्या रजिस्ट्री करनी है। मान ले फिर वो आपको बायर बोलेगा, खरीदने वाला, ठीक है जो भी तुम्हारे बीच एग्रीमेंट बना हुआ है बाद में क्या है सैम मेरे नाम से ऐसा आ जाएगा। नहीं, बाद में उनके बीच अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है, जिसको आपने ज़मीन बेची है उसके बीच, और वो जो रेंटर है आपका, जो किराएदार है, वो फिर आपको परेशान करेगा बार बार कि ये तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो मेरे साथ ऐसा। भाई आपने सबसे पहले क्या करना है, किराएदार से अपनी घर खाली कराए, इसके बाद ही उसको क्या करे, सेल करे, उसको बेचे, ठीक है, ताकि आपके साथ किसी भी तरह कोई विवाद ना हो। ठीक, चौथी बात। पांचवी बात क्या है कि आपने ज़मीन बेचने से पहले, घर बेचने से पहले कुछ एग्रीमेंट कराया था, जिसमें टोकन मनी आपने ली थी, कुछ एडवांस पेमेंट लिया था, और खरीदने वाले को कुछ टाइम दिया था। आपने कुछ टाइम दिया था कि भाई 3 साल, वो 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद क्या है, तुम जब पैसे दोगे तभी मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, ठीक है। अब वो टाइम खत्म हो चुका है, अब बायर आपसे कुछ और टाइम मांग रहा है, तो आप क्या करोगे? आप क्या है, बातों बातों में आपसे रिक्वेस्ट करेगा, आपके खुशामंद करेगा, ठीक है, इधर से कहलवाएगा, उधर से। आप बोले ठीक है चल, मैं आपको 1 महीने का टाइम और दे देता हूँ, 2 महीने का टाइम और दे दो, सिर्फ ओरल, लिखित में आपने कुछ नहीं कहा। ये गलती नहीं करनी है। अगर आप किसी बायर को टाइम देते हो जिससे आपने टोकन मनी लिया है, तो वो टाइम भी आप लिखित में दे भाई, लिखित में, रिटिन में एक मेमोरेंडम लिखवाए, एक अपने साइन करवाए, उससे भी साइन करवाए, और लिखित में दे कि ठीक है आपने, आपका ये टाइम था और आपने टाइम पे क्या है बाकी का पैसा नहीं दिया, आप मुझसे और टाइम मांग रहे हो, तो आप ये सारी चीज़ फॉर्मेलिटी लिखित में करवाए। अगर आप ओरली ऐसे ही मौखिक ही क्या है बात सेट कर लेते हो, बोला ठीक है आप 2 महीने में आपको और दे देता हूँ, बाद में कोई लफड़ा हो गया, बाद में कोई समस्या होगी, तो भाई आप ही को दिक्कत आएगी। अगर आप टाइम भी देते हैं उस बायर को, जब वो डिफॉल्ट करता है, टाइम पे क्या है रजिस्ट्री नहीं कराता, तो आप वो टाइम भी लिखित में दे, ताकि आपके साथ किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। और लास्ट बात है टीडीएस। अगर 50 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी है, 50 लाख, और बायर उसको खरीदा, तो बायर को क्या करना होता है, टीडीएस भी देना होता है। क्या करना होता है, टीडीएस। तो टीडीएस भी जरूर कटवाए भाई। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो और बायर बड़ी प्रॉपर्टी है 50 लाख की, तो आप उस पर टीडीएस जरूर कटवाए। ऐसा ना हो कि बाद में आपके साथ किसी भी तरह की कोई समस्या हो, इनकम टैक्स वाले आपको भी परेशान करे, उसको भी परेशान करे। तो ये बात भी आपके क्या ध्यान रखनी है। और जो अंतिम बात है, जो फाइनल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा होता है कि कभी कभी डीलर क्या करते हैं, जो एजेंट होते हैं आपसे ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि भाई ज़मीन तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन हम क्या है इसकी रजिस्ट्री दूसरे के नाम करा देते हैं, ठीक है, तो कुछ पैसा तो हम दे देंगे आपको, और कुछ पैसा क्या है बाद में वो दे देगा जब रजिस्ट्री करवाएंगे। भाई ऐसे झमेले में ना पड़े। आप थर्ड पार्टी की, मतलब सेल डीड बन रहा है, बोला मैं तो ज़मीन खरीद रहा हूँ, लेकिन रजिस्ट्री क्या है मैं उसके नाम करा रहा हूँ, कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ पैसा बाद में मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी आपसे ज़मीन खरीदे, डायरेक्ट सारे पैसे उसी से लेने हैं, और वो भी आरटीजीएस के तहत कैश लेना है, और बाकी क्या करना है आपने उसी के नाम रजिस्ट्री करनी है। ऐसा नहीं कि खरीदने वाला कोई और रजिस्ट्री किसी और के नाम आप कर दे, तब भी आप किसी भी झमेले में पड़ सकते हैं। और पूरा सर्किल रेट तय करके, सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी लीगल करके अपनी ज़मीन बेचें, ताकि किसी भी तरह की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और यूट्यूब चैनल को भी मेरे जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।